रावलपिंडी के एक पुराने मगर साफ सुथरे मोहल्ले में एक कुशादा सा घर था। सामने छोटा सा आंगन, दीवार के साथ गुलाब और चमेली की बेलें, और अंदर रहने वाले लोग बज़ाहिर बहुत सीधे, सादा और दीनदार। मगर हर घर की तरह यहां भी एक कमजोरी छुपी थी, और वो कमजोरी थी जुबान। इसी घर में रहती थी समरीन, दरमियानी उम्र की, शक्ल सूरत में आम मगर बोलने में बहुत तेज। चेहरा हमेशा किसी न किसी शिकायत और नाराजगी से भरा हुआ। जुबान ऐसी कि अगर एक बात कहे तो सुनने वाला दूसरा शख्स भी तीसरी जगह जाकर वो बात किसी और के कानों में डाल दे। यानी वो चुगलखोर थी। घर में सास, ससुर, नंदे और शौहर फहद था। फहद मिजाज का निहायत नरम, दीन की समझ रखने वाला, नरम लहजे में समझाने वाला। वो जानता था कि उसकी बीवी की जुबान घर में फितने की जड़ बन रही है, मगर वो हर बार उम्मीद रखता कि शायद आज वो समझ जाए। सुबह का वक्त था। घर के सब लोग नाश्ते के लिए दस्तरखान पर थे। सास ने जरा मोहब्बत से कहा, समरीन बेटा, आज चाय जरा हल्की है, कल वाली बहुत अच्छी बनी थी। समरीन का जहन फौरन सुलग उठा। बस एक छोटा सा जुमला था, मगर उसके दिल में ये बात आग की तरह भड़क उठी। उसने अंदर ही अंदर कहा, ये लोग हमेशा मुझे नीचा दिखाने के बहाने ढूंढते हैं। चाहे बात मामूली हो, उसकी जुबान हमेशा पहाड़ बना देती। नाश्ता खत्म होते ही वो अपने कमरे में गई, मोबाइल उठाया और अपनी माँ को कॉल मिलाई। अम्मी, आपको पता है यहाँ कैसे लोग हैं? आज भी मुझे चाय पर टोक दिया जैसे मैं कोई नौकरानी हूँ। उधर माँ पहले से बेटी की बातों की आदी थी। जो बात समरीन सुनाती वो वैसे ही आगे अपने खानदान में 2 जगह और सुना देती। यूं छोटी सी बात जंगल की आग की तरह फैल जाती। उसी दिन शाम में फहद कमरे में आया। चेहरे पर थकावट थी, मगर बात करने का अंदाज हमेशा की तरह प्यार भरा। समरीन, एक बात कहूं, बुरा ना मानना। समरीन ने नागवारी से कहा। हाँ कहिए, फहद ने धीरे से कहा। तुम हर बात को बढ़ा देती हो। देखो, इख्तलाफ हर घर में होते हैं, मगर जो बात हमारे घर में हो वो घर में रहनी चाहिए। समरीन ने बात काट दी। आप हमेशा मुझे ही कसूरवार ठहरा देते हैं। फहद ने आह भरी और बहुत नरमी से हदीस याद दिलाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो कि गीबत किसको कहते हैं? सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने मुसलमान भाई की गैर मौजूदगी में उसके बारे में ऐसी बात करना जो उसे नागवार गुजरे, बस यही गीबत है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 6593। फहद थोड़ा रुका, फिर और नरम लहजे में बोला, और चुगली तो और भी खतरनाक है। किसी की बात एक से दूसरे के सामने ऐसे बयान करना कि फसाद हो, ये दिल तोड़ देती है। समरीन ने बेअतनाई से सोफे पर हाथ मारा। लो जी, अब मैं चुगली भी हो गई। मैं सच बोलती हूँ, जो गलती करे उसे बताना चाहिए। फहद ने आंखें बंद करके सब्र के पत्थर उठाए। शाम के खाने के बाद घर में सुकून था, मगर समरीन के दिल में वो नाराजगी अभी तक जल रही थी। वो अपनी सास के कमरे के पास से गुजरी और जो बातें उनके दरमियान दिन में हुई थी वो अभी तक उसके जहन में चल रही थीं। वो खिड़की के पास खड़ी थी कि उसकी नंदें आपस में नरम लहजे में किसी बात पर हंस रही थीं। उन्होंने कुछ उससे मुताल्लिक कहा भी नहीं था, मगर समरीन को लगा जैसे वो उसका मजाक उड़ा रही हैं। वो उठी और सीधी किचन में गई, मोबाइल उठाया और फिर कॉल। अम्मी, आपको पता है यहाँ कोई मुझे पसंद नहीं करता, सब मेरे खिलाफ हैं। मुझे लगता है मैं ही गलत घर में आ गई। मैके में बैठी खालाएं, बहनें, मामियां, सबने ये बात दुगनी करके आगे फैलाई। समरीन बेचारी बहुत सत रही है। ससुराल वाले खराब हैं, शौहर भी शायद बेगैरत है, और इधर ससुराल में फितना शुरू। वक्त गुजरता गया, घर में मोहब्बत खत्म होने लगी। छोटी छोटी बातें बड़े बड़े झगड़ों में बदलने लगीं। एक दिन फहद ने बहुत संजीदगी से कहा, समरीन, अल्लाह से डर, जबान का जख्म बहुत गहरा होता है। लेकिन इस बार भी समरीन ने हंसी उड़ा दी। इसी रात फहद ने अलमारी से एक किताब निकाली और इसे खोलकर पढ़ने लगा। समरीन की नजर पड़ी तो उसने पूछा, ये क्या पढ़ रहे हो? फहद ने जवाब दिया, हजरत इमाम जाफिर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, गीबत करने वाला अगर तौबा कर ले तो जन्नत में दाखिल होने वाला आखिरी शख्स होगा, और अगर तौबा ना करे तो दोजख में दाखिल होने वाला पहला शख्स होगा। समरीन के चेहरे पर लम्हे भर को खामोशी छाई, मगर फौरन उसने खुद को संभाल लिया। हाँ ठीक है, मगर मैं तो सिर्फ सच बोलती हूँ। जबान का जहर, घर की दीवारों में आग। घर में मौसम बदलते हैं तो रवैये भी बदलने लगते हैं। समरीन की आदत अब पहले से ज्यादा नुमाया हो गई थी।
اس کی چگلخوری اب خفیہ نہیں رہی تھی، کھلی آگ بننے لگی تھی۔ ایک دوپہر، وہ دن جس نے گھر کی فضا بدل دی۔ دوپہر کے وقت گھر میں خاموشی تھی۔ ساس ظہر کی نماز پڑھ کر تسبیح میں مصروف تھیں، فہد دفتر میں تھا، نندیں اپنے کمروں میں تھیں۔ سمرین نے موقع غنیمت جان کر محلے کی دوست نازیہ کو گھر بلایا۔ نازیہ کی شہرت بھی محلے میں ایسی ہی تھی، کہیں کی بات کہیں لے جانا اور کہیں کی سن کر آگ لگانا۔ دونوں کی دوستی ایسی تھی جیسے چنگاری اور خشک پتا۔ چائے بنتے وقت سمرین نے بغیر کسی تمہید کے شروع کیا، تمہیں پتہ ہے نازیہ، یہاں کوئی مجھے دل سے اپنا نہیں سمجھتا۔ دیکھنے میں تو سب نیک بنتے ہیں، مگر دل میں بغض بھرا ہے۔ نازیہ کی آنکھوں میں دلچسپی چمکی، وہ قریب آ بیٹھی۔ اچھا پھر؟ سمرین نے جیسے دل میں جمع ہر بخار نکالنا شروع کیا۔ یہ ساس، یہ ہمیشہ خود کو جنت کی حور سمجھتی ہے، اور ننھے بس موقع ڈھونڈتی رہتی ہیں کہ مجھے ٹوکے۔ آواز میں شکایت نہیں، زہر تھا۔ نازیہ نے چائے کا کپ رکھا اور سر ہلاتے ہوئے کہا، میں تو پہلے ہی کہتی تھی، تم نے جلد بازی میں شادی کر لی۔ یہ جملہ آگ میں تیل تھا۔ سمرین کا دل اور بھڑکا۔ اور میرا شوہر فہد، وہ تو ہمیشہ اپنی ماں کی طرفداری کرتا ہے، جیسے میں اس کے لیے کوئی ہوں ہی نہیں۔ یہ بات اس نے بڑے سکون سے کہی، جیسے کچھ کہا ہی نہیں، مگر یہ وہ جملہ تھا جو گھر کی جڑیں ہلانے والا تھا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا، فہد گھر آیا تھا۔ اس نے سب لفظ بلفظ سن لیا تھا، لیکن اس نے بیچ میں نہیں بولا، نہ چیخا نہ غصہ کیا۔ یہ وہ خاموشیاں تھیں جن میں فضا کا وزن بدل جاتا ہے۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رات، فہد اور سمرین آمنے سامنے۔ رات کو کھانا خاموشی میں لگا، کوئی کچھ نہ بولا۔ خاموشی کی دھمک کانوں میں گونجنے والی تھی۔ کھانے کے بعد فہد نے کہا، سمرین کچھ بات کرنی ہے، چلو کمرے میں۔ اس کے لہجے میں سختی نہیں تھی، مگر ایک ایسی سنجیدگی تھی جس میں فیصلہ چھپا ہوتا ہے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی فہد نے دروازہ بند نہ کیا، اور یہی بات کہانی کی سب سے گہری علامت تھی۔ وہ گفتگو قید نہیں، کھلی، سچی اور سامنے ہونی تھی۔ فہد نے بغیر بلند آواز کیے کہا، آج میں نے ہر لفظ سنا ہے جو تم اپنی دوست سے کہہ رہی تھیں۔ سمرین کی آنکھیں لمحہ بھر چونکی، مگر فوراً روایتی دفاعی چال چلی، میں تو بس دل کی بات کر رہی تھی۔ اس پر فہد نے ایک درینہ حدیث آہستہ مگر مضبوط لہجے میں پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ صحیح مسلم۔ کمرے کی دیواریں جیسے سانس روک گئیں۔ سمرین نے ہنس کر بات ٹالنی چاہی، لو جی اب میں جہنمی ہو گئی، میں تو صرف سچ بولتی ہوں۔ اس بار فہد نے نظر بھر کے دیکھا۔ سچ؟ اگر سچ بھی کسی کے خلاف لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرے تو وہ سچ نہیں رہتا، چغل بن جاتا ہے۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر یہ جملہ بولا، ایسا جملہ جو دل پر خنجر کی طرح اترا، سمرین تم زبان سے گھر توڑ رہی ہو، اور جس گھر کی بنیاد زبان سے ٹوٹے وہ کبھی آباد نہیں رہتا۔ سمرین کے چہرے پر ہلکی گھبراہٹ آئی، مگر انا نے فوراً سینہ تان لیا۔ اچھا تو میں ہی قصوروار ہوں، آپ کے گھر والے فرشتے، مجھے ہی برداشت کرنا پڑے گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب فہد کا دل ٹوٹا، بالکل خاموشی سے۔ چغل خوری کا پہلا بڑا نتیجہ، غلط فہمیاں۔ 2 دن بعد ساس نے نازیہ کو محلے میں کسی سے یہ کہتے ہوئے سن لیا، ارے سمرین بیچاری بہت دکھی ہے، اس کے سسرال والے اسے ستاتے ہیں۔ ساس کی آنکھوں میں دکھ کا سایہ آ گیا۔ انہوں نے یہ بات نہ سمرین سے کہی نہ فہد سے، بس رات کو تہجد میں بیٹھ کر روتے ہوئے کہا، یا اللہ میں نے تو اسے بیٹی بنانا چاہا تھا، کیا میری تربیت کم پڑ گئی؟ یہ ماں کے دل کا درد تھا، اور اس درد کی آواز خاموش ہوتی ہے مگر ٹوٹتی بہت گہری ہے۔ اب گھر بدلنے لگا تھا، نندیں خاموش ہو گئیں، ساس ہر بات سوچ کر کرنے لگیں، سسر گفتگو کم کرنے لگے، اور فہد بولتے ہوئے رکنے لگا۔ گھر میں آوازیں کم اور دلوں میں فاصلے زیادہ ہو گئے، اور سمرین، وہ اب بھی سمجھ رہی تھی کہ وہ درست ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے انجام شروع ہوتا ہے۔ گھر میں خاموشی اب عادت بن گئی تھی۔ فہد بات کم کرتا، ساس خاموش رہتی، نندیں اپنے اپنے کمروں میں رہنے لگیں، اور سمرین اب بھی خود کو مظلوم سمجھتی تھی، مگر دل کے اندر کہیں بہت گہری جگہ پر ایک ہلکی سی بے چینی جگہ پکڑنے لگی تھی۔ وہ بے چینی جو انسان کو تب آتی ہے جب وہ خود غلط ہو مگر ماننا نہ چاہے۔
चिंगारी आग बनती है। एक दिन फहद काम पर था। नंद हिरा रात को मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। उसने एक लड़की को मोबाइल पर बात करते हुए डांट दिया। बात छोटी थी, लेकिन मोहल्ले वालों में नाजिया को जैसे मौका मिल गया। नाजिया ने यह बात यूं सुनाई, हिरा तो लड़कियों पर शक करती है, पता नहीं अपने घर में कौन क्या करती होगी। ये लफ्ज समरीन के दिल में शैतान ने अंगड़ाई लेकर रखे। रात को खाने के बाद वो दबे कदमों अपनी नंद के कमरे के दरवाजे तक गई। कान लगाकर और अंदर ससुराल वालों की हंसी और बातें सुनकर दिल में आग भड़क उठी। देखा, ये मेरे बगैर खुश है, मेरा एहसास ही नहीं। और उसी लम्हे वो मोबाइल लेकर कमरे में गई और सिसकियों के साथ माँ को कॉल मिला दी। अम्मी, मैं अब मजीद नहीं रह सकती यहाँ, ये लोग मेरा दिल दुखाते हैं, मुझे ले जाएं। माँ ने बगैर सोचे समझे कहा, ठीक है, हम कल ही तुम्हें ले जाएंगे। बात कहाँ रहनी थी, वही चुगलखोरी, वही आग, बस अब बड़े पैमाने पर। अगले दिन धमाका। माँ, खाला और मामू पूरे रोक के साथ आ गए। दरवाजा जोर से बजा। मोहल्ले की नजरें, गली में खुसुर फुसुर। सास बाहर आई। खैरियत? समरीन की माँ ने बुलंद आवाज में कहा, हम अपनी बेटी को लेकर जा रहे हैं, तुम लोगों ने इसकी जिंदगी अजीरन कर दी है। अल्फाज नहीं, नेज़े थे। मोहल्ले की औरतें भी गली में निकल आईं। घर की इज्जत हवा में लटक गई। उसी लम्हे फहद आया, चेहरा संजीदा, कदम भारी, आंखें टूटे हुए इंसान जैसी। उसने सिर्फ एक जुमला कहा, समरीन, बात घर के अंदर हल होती है, गली में नहीं। मगर समरीन ने मां की मौजूदगी और अना के नशे में वो जुमला कहा जिसके बाद घर कभी घर नहीं रहता। मुझे इस घर में नहीं रहना। मैं हमेशा से कहती थी तुम्हारे घर वाले जालिम हैं। ये लफ्ज थे जो दरवाजे नहीं तकदीरें बंद करते हैं। फहद ने आहिस्ता से कहा, ठीक है, जा सकती हो। कोई तलाक नहीं दी, मगर दरवाजा उसके लिए बंद हो गया। न रोकना, न छीनना, न अना, सिर्फ एक खाली टूटा हुआ सब्र। नया घर, पुरानी जुबान। मैके में 2 दिन तक सब उसके दुख पर रोते रहे। तीसरे दिन बातें चलने लगी। चौथे दिन चेहरों के तासुरात बदलने लगे। 5वें दिन माँ के घर की दीवारें भी उसके लफ्जों से भरने लगी, क्योंकि चुगलखोर जबान जगह बदलने से नहीं बदलती। आदत जहां जाती है वहीं आग लगा देती है। 1 महीना भी न गुजरा था कि घर में हर बहन उससे बचने लगी। माँ ने भी दिल में सोचना शुरू किया कि ये तो सबकी बुराइयां करती है। और फिर वो लम्हा आया जो दुनिया की सबसे बड़ी सजा है, तन्हाई। फहद का फैसला। फहद अदालत गया, कागज जमा किए, गवाह भी थे, मोहल्ले के। चुगलखोरी के फैलाए गए तनाजात के सबूत थे, और सबसे बड़ा गवाह समरीन की अपनी जुबान। तलाक हो गई। आखिरी कागज पर दस्तखत के बाद फहद ने सिर्फ एक जुमला कहा, समरीन, घर जुबान से बनते भी हैं और जुबान से टूटते भी। तुमने खुद अपने घर को जलाया है, मैंने नहीं। समरीन के हाथ कांप गए, घुटन बढ़ गई, मगर अब पछतावे के अल्फाज किसी को वापस नहीं ला सकते थे। मोहल्ले का नाम। कुछ माह बाद मोहल्ले की गलियों में एक नई पहचान गर्दिश में आने लगी कि वो देखो, बेबी चुगलखोर जा रही है। ये नाम, ये तंज, ये बुराई उसके लिए जिंदगी भर की सजा थी। आखिरी मंजर, तन्हाई का इंजाम। एक शाम वो छत पर खड़ी आसमान को देख रही थी। हवा चल रही थी। मोहल्ले की औरतों की हंसी नीचे गूंज रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। होंठ कपकपाए, दिल से सिसकी निकली, काश मैं चुप रहती, काश मैंने जुबान को काबू में रखा होता, काश मैंने घर को संभाला होता। मगर काश हमेशा इंजाम के बाद याद आता है। और लोगों के दरमियान फसाद फैलाने वाला अल्लाह के नजदीक सबसे बदतरीन इंसान है। घर गया, शौहर गया, इज्जत गई, और आखिर में वो खुद भी अपने आप से चली गई। ये था समरीन का इंजाम। एक जबान ने एक खानदान को जला दिया।